A very good evening and नमस्कार मोहसिन अली खान साहब। नमस्कार। थैंक यू अमित भाई। तो मैं दर्शकों को बता दूं दैट वी आर हैविंग अ कैंडिड कॉन्वर्सेशन विथ none other than one of the finest exponents of Indian classical music. His name is Mohsin Ali Khan. I heard him quite a few times online and always wanted to speak to him and know about him, his music, about Kirana Gharana, the Khayal Gaiki, and what not. So, in this evening, we are warmly welcoming Mohsin Ali Khan on this platform, on this social media platform, and we will talk to him for about an hour and try to know about his music, about himself, his gurus, about Kirana Gharana, and various other things for next 1 hour. So आपका बहुत बहुत स्वागत है मोहसिन अली खान साहब। जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया कि मैंने आपको कई दफे सुना ऑनलाइन और it was always a pleasure talking to you earlier also, and this time we made sure that we talk to you and ask you some candid questions and ताकि आप अपनी मौसीकी के बारे में हमें विस्तार से डिटेल में बताएं। हम आपका स्वागत करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे और इस चर्चा को शुरू करते हैं यहीं पे। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अमित भाई। इट्स रियली फील प्लेजर टू बी हियर विथ यू। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मैं अपना पहला सवाल आपसे पूछता हूं। ये तो जाहिर सी बात है, बहुत नेचुरल सी बात है कि ये मेरा जो सवाल है आपके घराने के जो वन ऑफ द मास्टर्स ऑफ योर घराना फ्रॉम किराना घराना इज उस्ताद वाहिद खान साहब। आप उनसे कैसे आप जुड़े हुए हैं और उनके बारे में कुछ बताइए। जी, मैं उनसे ऐसे जुड़ा हुआ हूँ कि वो मेरे परदादा भी लगते हैं और परनाना भी लगते हैं। एक्चुअली मेरे नाना के वो सगे मामू हैं और मेरे नाना ने ही उनसे सीखा है और वो भांजे थे उनके, तो मेरे नाना ने उनसे सीखा और मेरे नाना ने मेरे मामा को सिखाया और उनसे मुझे आया। तो ये सिलसिला ऐसे जुड़ा हुआ है उस्ताद वहीद खान साहब से। और मेरे फादर के भी वो दादा लगते हैं रिश्ते में, तो दोनों तरफ से मेरा ननियाल भी और ददियाल भी वो उनके साइड में। बिल्कुल। अब ये तो हो गई वाहिद खान साहब की बात। अब आप कुछ हमें किराना घराना के बारे में बताएं, उसकी हिस्ट्री कैसी रही है और उसकी क्या खासियत है। जी, किराने घराने की तो बहुत बड़ी बड़ी खासियत हैं जो मैं मतलब एक दफा में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतनी बड़ी चीज है अपने आप में। और मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ और बहुत नाचीज हूँ उसके लिए कहने के लिए, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे बुजुर्ग हुए हैं इसमें और इतने अच्छे अच्छे गाने वाले सब हुए हैं, गाने बजाने वाले इतने अच्छे अच्छे हुए हैं
कि मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन दिया है लोगों ने, इतने बड़े-बड़े पंडित भीमसेन जी, रोशन आरा बेगम जी और अ, सवाई गंधर्व जी, कुमार गंधर्व जी, इतने अच्छे-अच्छे गाने वाले हुए हैं। और पहले हीराबाई बड़ौदकर, बहुत अच्छे-अच्छे गाने वाले हैं, उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब, ऐसे-ऐसे लोग, गुणी लोग हुए हैं कि हम लोग उसके बारे में कुछ बात भी करें तो वो एक मतलब बहुत छोटी चीज़ है। उसकी तो इतनी बड़ी मतलब अपने आप में वो इतना बड़ा घराना है, इतना लाजवाब घराना। तो मैंने ऐसा सुना है कि जो किराना घराना है वो जाना जाता है बड़ा ख्याल, जो गायक, जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में हम ख्याल गायकी बोलते हैं, तो उसमें भी छोटा और बड़ा ख्याल जी, है। और किराना घराना खास तौर पे पॉपुलर है क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन रहा है बड़ा ख्याल को डेवलप करने में बतौर गायकी के अंदर। और जी, जी। जब भी हम कोई ख्याल गायकी सुनते हैं तो वो अधूरी होती है बगैर बड़ा ख्याल के। तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जी, उसके बारे में ये कहना चाहूँगा मैं कि ये बात सही है कि किराने घराने की देन है, जो बड़ा ख़याल है, वो किराने घराने की देन है। क्योंकि पहले जो ज़्यादातर घरानों में जो गाया जाता था, वो मदले से गाना गाया जाता था। गाना बजाना जो होता था, वो मदले से होता था। और उसके बाद दुरुत पे जाके ख़त्म होता था वो। लेकिन उस्ताद अब्दुल वहीद खां साहब की देन है ये कि ये जो सिलसिला हुआ विलंबित का चालू, ये उनकी देन है और उन्होंने ही इसे आगे बढ़ाया और उनसे ही सब तक पहुंचाई। जो विलंबित का ठहराव है, जो झूमरा है, वो गाना उन्होंने ही बताया लोगों को कि ये भी कोई एक ताल होती है, या ये भी एक कोई विलंबित में कैसे बढ़त होती है या कैसे गाया जाता है, ठहराव गाने में कैसे होता है, वो उनकी देन है। जी हाँ, बिल्कुल। कोई भी ख्याल गायकी का जब हम परफॉर्मेंस देखते तो उसकी जो ब्यूटी वो होती है बड़े ख्याल से ही शुरू होती है और उसके बगैर गायकी अधूरी है। तो आपसे मैं ये पूछूंगा कि जब आप बड़ा ख्याल प्रेजेंट करते हैं तो आप कौन सा राग पसंद करते हैं प्रेजेंट करना? किसमें आप सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगता है कि उस बड़ा ख्याल जो है उसको, उसका जो विस्तार है उसको अच्छे से दिखाया जा सकता, उसको निभाया जा सकता है? यूं तो अपने में अमित भाई सभी बहुत अच्छे राग हैं और सभी बड़े राग हैं और सभी उम्दा राग हैं अपने आप में। सबका अलग अलग एक मिठास है और एक लुत्फ है सबका। लेकिन किराने घराने में जो गाए जाते हैं, वो बहुत से ऐसे राग हैं जो हम लोग गाते हैं या गाए गए हैं इसमें, और जिनका बहुत अच्छा मतलब एक जो समा बनता है, माहौल बनता है, जैसे कि दरबारी है या मारवा है, पूरिया है, मुल्तानी है। तो ये एक ऐसे राग हैं, पटदीप है, अडाना है, ये सब ऐसे राग हैं जो किराने घराने में बहुत गाए गए हैं। मालकौस है और पंचम है, भाग्यश्री कौस है, जो बहुत मतलब ज्यादा गाए गए हैं और बहुत अच्छी तरह गाए गए हैं। तो आपसे मैंने एक पूरिया में बंदिश थी तकरीबन 4 महीने पहले। तो हम चाहेंगे कि हम अपना कॉन्वर्सेशन तो जारी रखेंगे लेकिन थोड़ा सा अगर आप पूरिया की बंदिश सुना दें, जो कि बहुत पॉपुलर हुई। क्योंकि जब हम सुन रहे थे मुझे याद है 4 महीने पहले, तो फिर हम उसको घर के अंदर काफी बार हमने उसको रिपीट किया था, उसको बार बार सुन रहे थे। अच्छा अच्छा। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप फिर से सुनाएं। जी। जी हाँ, मैं जरूर सुनाना चाहूंगा आपको कि कौन सी मतलब बंदिश उसमें मैंने, मेरे पे कई मतलब मैंने कई गाई हैं उसमें बंदिश। तो उसमें से तीन ताल में मैंने शायद दो तीन बंदिश गाई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसी में से तो कोई उसमें से कौन सी? बंदिश जो आपकी
जो भी आपका अभी मूड हो रहा हो, जो आपकी फेवरेट हो, उसको सुना सकते हैं। जी जरूर। तो मैं आपको सुनाता हूँ, तीन ताल में एक बंदिश है। रे 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 नाम मोरे अरज सुनो दस्तगीर पीर, मोरे अरज सुनो दस्तगीर पीर, अरज सुनो दस्तगीर पीर, मोरे अरज सुनो दस्तगीर पीर, मोरे कौन बदाए देर पीर, मोरे कौन बदाए देर पीर, मोरे अरज सुनो दस्तगीर पीर, सब पेरन के पेर तुम्हें हो, सब पेरन के पेर तुम्हें हो, सब पेरन के पेर तुम्हें हो, आन बदाओ मेरे देर, मोरे कौन बदाए देर पीर, मोरे अरज सुनो दस्तगीर, अरज सुनो दस्तगीर पीर, मोरे अरज सुनो गम धनि दरे धनि मम धरे धनि मरे धनि मदनि गधनि गम धनि लगे रे धनि धम गम करे अरज सुनो दस्तगीर पीर, मग मद गम द गम ग द मम ग ग रे मम ग ग द मम नि रे द रे नि रे गे रे धनि धनि द धनि रे धनि धम गम करे, मोरे अरज सुनो दस्तगीर पीर। और इसका एक तराना है जो बहुत कम सुना होगा शायद आपने, बहुत कम लोग गाते हैं, बहुत अच्छा तराना है जो मैं आपको सुना देता हूँ। एक ताल का तराना है। तानु तनन तन देरे न तन तदर दाने, तानु तनन तन देरे न तन तदर दाने, तानु तनन तन देरे न तन तदर दा, देरे न तदेरे न तदेरे न तन तदर दा, देरे न तदेरे न तदेरे न तन तदर दा, तानु तनन तन देरे न तन तदर दाने, तानु तनन तन देरे न तन तदर तदर तन तदर दाने दार। ये एक बहुत अच्छा तराना है इसका। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा सुनने में लग रहा था। और चलिए हम इस चर्चा को जारी रखते हैं और कुछ और जानते हैं। तो अब मेरे ख्याल में किराना घराने की जो गायकी स्टाइल है उसमें कुछ ऐसा भी होता है क्या कि अन्य तालों में भी सिखाया जाता है और उसके ऊपर भी उतना ही अभ्यास करवाया जाता है? जैसे कि आप बीच में बात कर रहे थे झूमरा ताल में
गाने की, तो उसमें जी जी जो अभ्यास करवाया जाता होगा उसकी भी अपनी एक टेक्निक होती होगी, तो आप कुछ उसके ऊपर बताना चाहेंगे कैसे जी अप्रोच हाँ, करते ज़रूर, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि अ, जितना मतलब जितना गाना ज़रूर होता है, उतना ही ताल भी ज़रूरी होती है। जितना सुर पे हमारा ध्यान लगाना ज़रूरी होता है, उतना ही लय में गाना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सुर में गा रहे हैं, आवाज़ अच्छी है, सुर में गा रहे हैं और बेताले आ रहे हैं। मैं मतलब कई लोगों को ऐसा देखा है मैंने, जो मेरे से बड़े हैं और पहले से सीख रहे हैं। मतलब मैं उनके सामने बच्चा हूँ और मैंने शुरू किया था उनके सामने, मैं नाम नहीं लूँगा। लेकिन वो मतलब गा रहे हैं और एक ताले में भी बेताले गिर रहे हैं, है ना? और फिर ऐसा लगता है जैसे तबले वाले की गलती, तबले वाले को ऐसे देख रहे हैं, जैसे उसने कुछ गलती की है। तो ऐसा भी हुआ है लोगों के साथ। तो जितना मतलब आपका ध्यान सुर पे है और जितना उसकी पकड़ पे है, उसका बर्ताव पे है, जितना उसका आप उसके चलन पे ध्यान दे रहे हैं, उतना ही लयकारी पर भी ध्यान होना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल हमें सब कुछ करके फिर आना लय में ही पड़ता है। मतलब सब कुछ हमें सरगम कह के, तान कह के पकड़ना बोल ही पड़ता है, फिर हमें सम ही दिखाना पड़ता है। अब आपका जब सम ही मजबूत नहीं होगा, ताल ही मजबूत नहीं होगी, तो फिर वो भी बेकार ही है जो आपने किया है। तो उसके हिसाब से बिल्कुल, ये काफी अप्रोच लगा मुझे, क्योंकि तालों को जानना भी उतना ही जरूरी है वोकलिस्ट के लिए, और तब जाके बात बनती है। ये बिल्कुल सही बात जी है। जी 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 हाँ। तो मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूँ, जो कि बंदिश के ऊपर है। तो जी हमने जाना रागों के बारे में, किराना घराने के बारे में। मेरा अगला सवाल है कि किराना घराना के अंदर ज़रूर कई बंदिशें होंगी जो बहुत पॉपुलर होंगी, तो उनमें से कोई जी बंदिश जो आप कॉन्सर्ट्स में बहुत गाते हैं, उसमें परफॉर्म करते हैं, अगर उसके बारे में थोड़ा बता के गाएंगे तो दैट वुड बी ग्रेट। जी, मैं आपको राग पंचम में एक बंदिश है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। वो बहुत बेहतरीन बंदिश है और वो बहुत गाई जाती है किराने घराने में। उसको बहुत गाया गया है और वो झूमरे में भी गाते हैं, विलंबित में, और आड़े चौताले में भी गाते हैं। तो मैं आपको वो थोड़ी सी उसको सुना देता हूँ। वो उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब बहुत गाते थे। दे रे 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 तेरी तो मान ले तेरे तो मान ले आले तो रे पा यना परो रे तो मान ले तेरे तेरे तो मान ले ये एक बंदिश है, बहुत इसको हमारे यहाँ गाया जाता है और बहुत बेमिसाल बंदिश है। वाह वाह, बहुत अच्छा, काफी अच्छा लग रहा था सुन के। तो हम इसको पूरा डिटेल में सुनेंगे कभी आपसे। और जी जी, जरूर जरूर। मैं एक बिल्कुल, इसमें तीन मैं ताल अगला की भी सवाल बंदिश है, वो भी बहुत अच्छी है और ये पूरा राग मुझे बहुत पसंद है। जी हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ।
और वो ये है कि जो पुराने आर्टिस्ट हुए क्लासिकल म्यूजिक में, तो जनरली ये देखा गया कि जो फॉर्मल एजुकेशन है उसकी कमी रही थी। जो पिछले जनरेशन के जितने भी आर्टिस्ट हुआ करते थे, तो मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि आज के नए दौर में जब हम क्लासिकल म्यूजिक सीख रहे हैं, और तो एक फॉर्मल एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है आर्टिस्ट के लिए, उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। आई थिंक अमित भाई, एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई और अपना जो काम होता है उससे चार चांद लगते हैं। और जब आदमी मतलब उसके बिना होता है तो वो मतलब अपना काम तो करता है लेकिन अधूरा सा फील करता है। बहुत सारी ऐसी जगह होती है। उसको बातचीत करने का सलीका और बैठने उठने की तमीज़, बड़ों से कैसे बोलना चाहिए, बच्चों से कैसे बोलना चाहिए, समझे, वो सब कुछ आता है। वरना क्या होता है कि जो आपका जो टाइम है आ, आपका पढ़ाई लिखाई का, उसमें आप क्रिकेट खेलते रहोगे, समझे, तो उसमें क्या होगा कि जब आप काम तो सीख जाएंगे लेकिन वो आपके काम में ना वो आपका जो सख्तीपन है, जो जो सख्त मिजाज है आपका, उस बिना पढ़ाई लिखाई की वजह से जो हुआ है, और जो आपके बोलने का ढंग है बड़ों से या बच्चों से, तो वो उसमें झलक जाएगा कहीं ना कहीं। वो उसमें पता चलेगा कि हाँ ये जो इंसान है वो काम करता है लेकिन अनएजुकेटेड है। और वो मतलब आप खुद ही जाहिर कर दोगे कहीं ना कहीं। तो पढ़ाई लिखाई आई थिंक बहुत जरूरी है। उससे बहुत सारा एक्सपीरियंस आता है और उससे इंसान, ऐसा नहीं है कि मतलब हम कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो वकालत करें, लेकिन इतना होना चाहिए कि जो आप अपना काम संभाल सकें, अपने आप को संभाल सकें। इतना इतना तो होना चाहिए। और आर्टिस्टों के लिए तो ये बहुत जरूरी है पढ़ाई लिखाई। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, मैं आपसे सहमत हूँ। वरना तो क्या होता है कि मिजाज में ना लोगों की जहालत होती है। मतलब बड़ों से कैसे बात करना है, बच्चों से कैसे बात करना है, उनको फिर तमीज नहीं आती जिंदगी भर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आई एग्री विथ यू। तो जब मैं नए दौर की बात कर रहा हूं, तो उसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं पूछता हूं आपसे कि नए दौर में कौन से आर्टिस्ट हैं जो इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को, किराना खराना से अच्छा गा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं अपनी जगह पे, और भी आगे अच्छा करेंगे, उनसे काफ़ी, जिनसे बहुत उम्मीदें हैं। जी हाँ, यहाँ पर किराना घराना में सभी लोग अच्छा अपना अपना काम कर रहे हैं। इंडिविजुअली अपना अपना काम कर रहे हैं लोग यहाँ पर, और इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे जो भाई हैं, जो मेरे कजन्स हैं, जो मेरे जो भी लोग हैं, मामा के लड़के हैं या चाचा के लड़के हैं, जो भी लोग हैं मतलब कजन, सब अपने अपने तरह से अपने आप में अपने लिए भी और घराने के लिए भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और मैं मतलब यही चाहूंगा कि आई विश ऑल द बेस्ट टू देम। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो अच्छी तरह काम करें और आगे अपना नाम करें, अपने बड़ों का, बुजुर्गों का नाम करें, और सब अच्छा काम कर रहे हैं। और अ, और ये भी ऐसा भी कुछ काम चल रहा होगा कि आप फिर आने वाले जनरेशन को तैयार कर रहे होंगे, आप म्यूजिक सिखाते होंगे बच्चों को, और कई उम्र के लोगों को सिखाते होंगे। तो मेरा जो दूसरा सवाल इसके बाद कि मैंने जहाँ तक सुना है कि आपके जो सिखाने का स्टाइल है वो भी बहुत यूनिक है, और इसका मतलब ये हुआ कि उस जो रागों की जो समझ है वो बहुत जल्दी हो जाती है जिसको भी आप सिखाते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आपका जी क्या तरीका है सिखाने का, जो कि इतनी जल्दी लोगों को उसकी समझ हो जाती है। अमित भाई, मेरा सिखाने का जो तरीका है, वैसे तो मैं खुद ही सीख रहा हूँ, और ये काम ऐसा है कि जिंदगी भर सीखता रहता है आदमी। जितना भी सीखे उतना ही कम है।
लेकिन मैं जैसे जो नए स्टूडेंट हैं तो उनको सिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे मेरा छोटा सा एक स्कूल है जो किराना घराना म्यूजिक सोसाइटी करके स्कूल है एक। मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी है किराना घराना म्यूजिक सोसाइटी, और किराना घराना म्यूजिक स्कूल भी मैंने खोल रखा है यहाँ। तो उसमें कुछ लोग आते हैं सीखने। तो वो वहाँ पर मेरा सिखाने का जो स्टाइल है वो ऐसा है कि जो प्रोसेस मेरा है वो, मैं जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं यमन सिखा रहा हूँ अगर, तो मैं यमन के जो आसपास के राग हैं जैसे पूरे कल्याण है, पूरे धनाश्री है, जो एक एक दो दो सुर चेंज होते हैं तो उसमें वो राग बदल जाता है, या थोड़ा ऊपर नीचे नोट्स करते हैं तो राग चेंज हो जाता है। शुद्ध कल्याण है या भोपाली है, तो जो आसपास के राग हैं वो मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि यमन अपनी जगह उनका चलता रहे और आगे जो आसपास के राग हैं वो उनको उनकी समझ हो जाए। तो उस उनको ये पता चल जाएगा, चार पांच राग जो हैं वो भी एक्स्ट्रा पता चल जाते हैं, और जो वो अपना एक मेन जो गा रहे हैं, जो मेन राग गा रहे हैं उसको भी गाते रहते हैं। तो ये मेरा एक तरह से प्रोसेस है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है मेरे ख्याल में सिखाने का। और अगर यंगस्टर्स सुन रहे हैं इसको, इस इंटरव्यू को, तो मेरे ख्याल में वो उस तरीके को अपना सकते हैं अपने लर्निंग। जी जी बेशक। ठीक है, मैं अगला सवाल लेता हूँ कि आपने जो विदेशों में काफ़ी परफॉर्मेंसेस किए और उसमें शायद एक आपका जी कुछ जी। यादगार परफॉर्मेंस था जहाँ पे कि कुछ लैंग्वेज हर्डल था, और फिर भी आपने उसको, उस लैंग्वेज हर्डल के बावजूद आपने एक अप्रोच लिया। उस अप्रोच के बारे में बताएं बिफोर परफॉर्मिंग टू द फॉरेन ऑडियंस। तो आपका क्या अप्रोच था? जी वो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि मैं बार्सिलोना में गया था, स्पेन में। बार्सिलोना में मैं कॉन्सर्ट कर रहा था, और उसी जगह पे एक वर्कशॉप भी था जिसमें मेरे ख्याल से 25-30 लोग थे मेरे स्टूडेंट्स, मतलब वर्कशॉप में उन्होंने ज्वाइन किया था वर्कशॉप। तो वहां पर ऐसा हुआ था कि वहाँ इंग्लिश नहीं आती थी, वो सब स्पेनिश थे। वहाँ कोई भी इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था, तो मुझे दिक्कत हो रही थी बताने में उनको या समझाने में। फिर मैंने थोड़ा सा वही जो पढ़ाई लिखाई की बात है आपकी, तो क्या होता है कि आदमी को थोड़ा जो हमारे घर से हमें नॉलेज मिली है, या मेरे पेरेंट्स ने मुझे नॉलेज दी है या पढ़ाया लिखा है, तो वो इसी वजह से कि बच्चे का दिमाग खुले, या कहीं उसको किसी भी चीज की अगर परेशानी हो तो वो उसको फेस कर सके। तो क्या हुआ कि वहां पर मैं जब भी जैसे ही उनको कुछ बता रहा था तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने क्या किया कि उनके नोट्स जो हैं, मैंने जो उनका सारेगामा पाधा निसा है, तो उनके नोट्स जो हैं, जो स्पेनिश नोट्स हैं वो याद करे मैंने, और अपने नोट्स को उनके नोट से कन्वर्ट किया। और उनके ही नोट्स में जब मुझे आ गए उनके नोट्स, तो उनके ही नोट्स में, क्योंकि मुझे पता था कि सारेगामा पाधा निसा ही होता है सब, चाहे लैंग्वेज अलग हो लेकिन वही होगा। तो उसको मैंने फिर चेंज किया कन्वर्ट करके, फिर मैंने उनके लैंग्वेज में मैंने बंदिश के नोट्स नोटेशंस वगैरह लिखे उनकी ही लैंग्वेज में। तो मेरे ख्याल से उनको 10-15 मिनट में वो फिर गाने लगे, उनको समझ में आ गया, क्योंकि वो अपने नोटेशन गा रहे थे। बिल्कुल, ये बहुत बहुत अच्छा तरीका है, बहुत सिंपल सा ये तरीका है, लेकिन जी बहुत जी जी। मेरे जी ख्याल जी। में इफेक्टिव रहा होगा। हाँ, तो ये बहुत मेरे मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए। और ये मैं हर जगह यूज करता हूँ, जापान जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ, तो हर जगह मैं ये यूज करता हूँ। बहुत अच्छा। अपने कॉन्सर्ट जो आपने स्वीडन में किया था हाल में और जापान में किया, उसके जी जी। तजुर्बे के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसा कॉन्सर्ट उसका भी रहा बहुत आप। अच्छा तजुर्बा रहा मेरे लिए। मैं वहाँ पर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल में गाया था, जो वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल वहाँ का होता था, तो वो मैं गाया था। उससे मेरे से पिछले साल बहुत बहुत अच्छे उसमें आर्टिस्ट गाए बजाए हैं। जैसे मेरे पिछले साल जो शुजात खान साहब बजाए थे सितार, और विश्व मोहन भट्ट जी बजाए थे उसमें मेरे से पहले। तो इस साल उन्होंने मुझे बुलाया था, जो लास्ट ईयर गया मेरा।
इस साल मुझे बुलाया था उन्होंने। तो वहाँ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वही मैंने सेम चीज वहाँ पर भी रिपीट की, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी गया था, स्वीडन यूनिवर्सिटी, वर्कशॉप के लिए। तो वही चीज मैंने वहां पर यूज करी, तो वो बहुत अच्छा एक उसका अच्छा एक्सपीरियंस रहा और लोगों ने बहुत पसंद किया। और क्योंकि क्लासिकल गाना बहुत कम हुआ है वहां पर, तो उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत खूब, बहुत उम्दा। और एक और जो विदेशों में आपके परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आपने वहाँ परफॉर्मेंस दी तो जब आपको अपना अपना घराना एक्सप्लेन करना पड़ा तो आपने कोई अप्रोच लिया, आपने कैसे बताया उनको उस घराने की खासियत के बारे में, क्या बताया और कैसे दर्शकों ने लिया उस बात को? जी, हमारे घराने की खासियत ये है कि इसमें इतने अच्छे अच्छे और इसमें इतने बड़े कलाकार हुए हैं कि मेरे ख्याल से आप दो तीन लोगों के अगर नाम बता देते हैं, कहीं पर भी इंट्रोडक्शन देते हैं, और दो तीन जब आप प्रेजेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है कंटेंट तो सेम ही होता है, लेकिन जब आप उसको वहाँ जी प्रेजेंट करते हैं तो उस कोई अप्रोच होती है आपकी जहाँ पे आप थोड़ा रुक के बता देते हैं चीज़ों को, और ताकि लोगों को एक लेमैन्स लैंग्वेज में समझ में आया कि अच्छा ये चीज़ चल रही है। जैसे बड़ा, मिसाल के तौर पे बड़ा ख्याल, तो अगर आप फॉरेन कंट्री में प्रेजेंट कर रहे हैं तो उस चीज को कैसे बताते हैं कि ये बड़ा ख्याल है और ये छोटा ख्याल है, कुछ कोई अप्रोच आपकी है? जी हाँ, ये एक आपने नया सवाल पूछा है आई थिंक। हम लोग उसको उसका प्रोसेस समझाते हैं कि उसका जो प्रोसेस है कि कैसे हम लोग विलंबित में गाते हैं और कैसे मध्यलय में आते हैं और कैसे हम द्रुत में आते हैं। तो उसको ऐसे समझाते हैं हम कि जो हमारी ताल है, जो तीन ताल है, मान लीजिए सिंपल ताल है, तो उसको हम पहले विलंबित में बजवा के उनको बताते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि तीन ताल विलंबित में बज रही है, ठहरी हुई लय है, और ये जो मात्रा है इसकी वो 16 है, वो सेम रहेंगी, लेकिन जो हमारी बीट है वो कम हो जाएगी। तो उसको वैसे समझा के फिर उसी चीज को बढ़वा के मध्यलय में उसको बजवा के, उसका तबले का बहुत अहम रोल होता है उसमें। अगर हमारे साथ तबले वाला ना हो तो शायद वो समझ ना पाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये सही कहा आपने, करेक्ट। ठीक है, मैं आपसे सवाल थोड़ा पूछता हूँ सेमी क्लासिकल के उसमें कि हम कोई भी प्रेजेंटेशन देखते हैं, एक एक आर्टिस्ट का अगर कोई प्रेजेंटेशन देखते हैं, कोई कॉन्सर्ट जो 2 ढाई घंटे का होता है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि वो बड़ा ख्याल से शुरू होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जी वो सेमी क्लासिकल तक पहुंच जाता है। तो आप जी कोई जी ऐसा आपका आपकी कोई ऐसी फेवरेट चीज होती है जो आप कॉन्सर्ट में उसको प्रेफर करते हैं कि जब बड़ा ख्याल हो गया, छोटा ख्याल भी हो गया, तो अब छोटी बंदिशों में मैं क्या सुनाऊं, उसमें आपका कोई कोई कुछ फेवरेट है तो आप बता सकते हैं उसके बारे में। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे राग हैं जो लोग कम भी गाते हैं, बहुत कम भी गाते हैं। और अ, जो मुझे, मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मुझे जो गाने का शौक है अमित भाई, वो बंदिशें वो ऐसी होती हैं कि जो खुद भी इंटरेस्टिंग हो। मतलब अगर कोई एक बार सुने तो वो फिर दोबारा सुनना चाहे, या उस बंदिश में कोई ऐसी एक अलग बात हो कि उसकी लयकारी हो, या कुछ ऐसी बात हो उसमें कि जो वो स्पेशल हो बंदिश। जैसे मैं आपको सुना देता हूँ एक भाग्यश्री कौस राग की बंदिश है, मैं आपको थोड़ी सी सुना जरूर। देता हूँ तीन ताल में।
रे ना रे ना ना रे ये बहुत अच्छी बंदिश है। तुम जाए बस कवन नगर, तुम जाए बस कवन नगर, तुम जाए बस कवन नगर, मोर बालेपन के मितवा, मोर बालेपन के मितवा, तुम जा हे बस कवन नगर, तुम जाए बस कवन नगर, मोर बालेपन के मितवा, मोर बालेपन के मितवा, तुम जाए बस कवन नगर, तुम जाए बस कवन। ये बहुत अच्छी बंदिश है जो अक्सर मैं मतलब कहीं गा लेता हूँ, जैसे कि बड़े ख्याल के बाद या बड़ा राग गा के या कोई ऐसा राग गा के, फिर उसके बाद थोड़ी सी 15-20 मिनट ये बंदिश गा के और फिर खत्म कर दी। ये बहुत ही सुनने में अच्छा लग रहा था ये बंदिश। और मुझे याद है कि मैंने पहले भी आपसे सुना है, पर जब भी सुनता हूँ तो ये नया सा लगता है। बहुत अच्छा है, बहुत इसका जो जी जी, इसका जो ये वजन है बहुत 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 यूनिक। अच्छा है। जी जी जी, सही बात। ये बहुत यूनिक बंदिश है और मैं ज्यादातर जो बंदिशें हैं मेरी चुनिंदा वो इसी तरह की गाता हूँ कि जो कोई एक बार सुने तो वो फिर दोबारा भी चाहे कि मैं दोबारा भी गा सकूं। ये बात भी लिसनर्स है उनको बता दूं कि जो आपके गाने में एक्सप्रेशन है, जो एक वजन है, वो भी बहुत ज़रूरी। ये ये बहुत अच्छी बात है कि हम जब आपका गाना सुनते हैं तो उसमें एक जो एक्सप्रेशन सुनाई देता है, उसमें एक जो वजन है वो भी वो समझ में वो आपका रियाज पता चलता है कि आपने उसको बिल्कुल समझ के थैंक यू आप सो उसको मच। ये नहीं, ये अमित भाई ये सब बुजुर्गों का दिया हुआ है और बुजुर्गों की देन है और बड़ों की जो भी मेरे में अच्छा है, जो मैंने कोशिश करी है वो बुजुर्गों का है। बाकी तो कोशिश कर रहे हैं कि अभी सीखने ही का काम है, ये उम्र भर की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जरूर जो भी लिसनर हैं उनको मैं कहूँगा कि ये इस चीज़ को आप इस पार्ट को आप बार बार सुने और समझें कि गायकी अच्छा गाना तो अच्छी बात है, लेकिन उसको उसका वजन समझ के गाना, उसके एक्सप्रेशन को जी जी समझ जी के गाना, अगर आपको समझना है तो इस क्लिप को जरूर देखें बार बार। चलिए मैं आपसे जी जी जी। एक और सवाल लेता हूँ। ये एक सवाल थोड़ा कैंडिड सा है, ये कोई मतलब ये थोड़ा सा फन फन क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे। वो ये कि अगर आप जी किसी कॉन्सर्ट में शाम को गाने के लिए आपको बुलाया गया है, वो शाम का वक्त है और उसी वक्त बारिश भी हो जाती है, तो आप समय के हिसाब से राग का को चुनेंगे या मौसम को देख के रागों को चुनेंगे? तो ये थोड़ा मैंने सोचा एक फन क्वेश्चन हो जाए आपके आपसे पूछूं मैं। जी, ये मैं देखिए जो बहुत गंभीर गाने वाले होते हैं, प्योर एकदम के, उनका जो एक उनका उसूल है, तो वो तो फिर अपने टाइम टेबल से ही गाते हैं हर जगह। लेकिन हाँ, आजकल ऐसा हो रहा है कि जब हम कहीं अगर जा रहे हैं कॉन्सर्ट में, तो आजकल ऐसा हो रहा है कि हम लोग गाते हैं, एकदम बारिश हो गई तो लोगों ने फरमाइश कर दी कि जरा आप मेघ सुना दीजिए या मियाँ मल्हार सुना दीजिए, बसंत सुना दीजिए, कोई भी ऐसा राग सुना दीजिए कि जो मतलब वो बारिश से रिलेटेड हो। तो ऐसे लोग गा लेते हैं उसमें। तो मैं भी वो पसंद करूंगा बेशक, क्योंकि प्रोग्राम जब होता है तो वो टाइम टेबल एकदम वो मौसम देख के नहीं होता,
क्योंकि बारिश का भी ऐसा है कि रोज ही नहीं आती, उसका कोई टाइम नहीं बंधा हुआ। तो उसका मेन बात है कि उसका आदमी लुत्फ उठाए, अगर बारिश हो रही है तो उसी तरह का राग भी शुरू करे या गाए। बिल्कुल। एक और सवाल जो कि खास तौर पे आर्टिस्ट से हम जनरली हम ये जानना चाहते हैं कि जितने भी लेजेंड हुए हैं, बुजुर्ग हुए हैं उस घराने के, तो एक तो हुआ हो गई बात घराने की गायकी, जब हम सीखते हैं उसको कई कई सालों तक सीखते हैं, और उसको सीखते सीखते कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक अपना स्टाइल भी थोड़ा थोड़ा डेवलप करते जाते हैं साथ में। तो आपकी कोई ऐसा आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आपका एक सीक्वेंस जो प्रोग्राम में गाते हैं, तो आपका एक तरीका है सीक्वेंस में डालने का कि मैं पहले ये गाऊंगा, वो आपका ही तरीका है, आप उसको प्रेफर करते अभी हैं कि आपकी मैं। आवाज अभी कट गई थी, आपकी आवाज वो, आई हाँ, मैं थिंक फिर आप से ना, सवाल पूछ हाँ देता हूँ। दोबारा, हाँ। हाँ, मैं कह रहा था कि जैसे हम कोई मौसीकी सीखते हैं, तो एक सर्टन स्टाइल जैसे किराना घराना की हम यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में आप, मेरे ख्याल में आप ज़रूर एक अपना तरीका भी डेवलप करते होंगे प्रेजेंट करने का, खास तौर पे कि पहले जी ये होना चाहिए फिर उसके बाद ये होना चाहिए। तो आपने कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए हैं ताकि परफॉर्मेंस में आप उसको अपने तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उसको सीक्वेंस, कम से कम जो सीक्वेंस में डालने की बात होती है कि 2 घंटे का टाइम है, तो मैं ये मेरा प्रेजेंट करने का तरीका है, तो कुछ ना कुछ तो उस पर आपने रिसर्च किया होगा, तो उसके बारे में अगर आप कुछ लिसनर्स को बताएंगे तो दैट वुड बी गुड। जी हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि वो एक प्रोसेस होता है, अपनी अपनी तरह इंडिविजुअल होता है वो, और उसका एक अपना अपना तरीका होता है हर इंसान का। तो मेरा जो तरीका है वो इस तरह से है कि जैसे अगर मेरा 1 घंटे का प्रोग्राम है तो पहले मैं विलंबित से शुरू करूंगा, फिर दुरुत जो लय गाऊंगा वो मध्य लय से शुरू करता हूँ मैं, फिर उसको दुरुत में लाता हूँ, मैं एकदम ही दुरुत में शुरू नहीं होता। या फिर अगर उसके बाद में कुछ गा रहा हूँ, कोई सा भी छोटा राग गा रहा हूँ या कोई दूसरा राग गा रहा हूँ, तो उसकी ताल जो है मैं वो कुछ ऐसी लूंगा जिसमें मैं थोड़ी सी बढ़त कर सकूं, जैसे जप ताल है या रूपक है या आड़ा चौताला है, जो मदले में मैं गा सकूं। उसके बाद में दूसरे राग की दूसरी कोई दुरुत की बंदिश शुरू करता हूँ। बिल्कुल। ये मेरा एक प्रोसेस रहता है। ये बहुत अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा तरीका है, अप्रोच है, मेरे ख्याल में सहज भी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। चलिए हम एक अगला सवाल लेते हैं, वो भी जुड़ा हुआ है, जो बहुत जल्दी लोग पंडित या उस्ताद अपने नाम के आगे लगाते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? क्लासिकल म्यूजिक में जो खास तौर पे ऐसा दरअसल होता है। क्या होता है ये, जी हाँ ऐसा होता है, लेकिन वो बिल्कुल नादानी है उन लोगों की। कितने लोगों को देखा है मैंने कि आप सही बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजर से कहते हैं या ऑर्गेनाइजेशन से कहते हैं कि मेरे नाम के आगे उस्ताद लगाना, लेकिन ये एक बचकानापन है। क्योंकि ऐसे लोग को क्या होता है कि जब वो अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं तो सीखेंगे कब? जब वो उस्ताद बन गए तो सीखेंगे कब? टाइम कब मिलेगा उन्हें सीखने का? अच्छा, ऐसे लोग ज्यादातर ऐसा होता है कि उनसे एक ताले में भी नहीं गाया जाता और वो नाम के आगे उस्ताद लगा रहे हैं अपने, है ना? तो ये एक बचपना है, मतलब नासमझी है। और मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि ऐसे लोगों को जल्दी समझ आ जाए, और मतलब बड़ों की जो जगह है, जो रेस्पेक्ट है वो बड़ों को दें, और जो छोटों की रेस्पेक्ट है वो छोटों को दें। तो अब क्या होता है कि जब आदमी अपने नाम के आगे उस्ताद लगा लेता है, अब मैं एक यंग कलाकार हूँ और मैंने वहां लिखवा दिया कि उस्ताद मोहसिन अली खान या जो भी नाम है, तो क्या होता है कि ऑडियंस वहीं से भांप लेती है कि इसको कितना मतलब ईगो है, या इसके अंदर कितना ज्यादा एटीट्यूड है, कि वो क्या होता है कि फिर वो आपके काम में झलकता है, वो काम में झलकता है बहुत ज्यादा। तो बेहतर है कि मतलब आदमी अपनी नॉर्मल परफॉर्मेंस दे और अपना बुजुर्गों की दुआएं ले और बच्चों की दुआएं ले, और मतलब छोटे बड़ों का
जो है वो सम्मान, उनको रिस्पेक्ट, उनकी जगह दे और वैसे ही सबसे मिले। ऐसा नहीं कि मैं अगर गाने लगाऊं तो मैं उस्ताद बन गया हूं या पंडित बन गया हूं, उससे ये बचपना है एक तरह का, ना समझिए। बिल्कुल। एक और फन क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे कि फिल्मों में लोग जैसे बहुत सारी फिल्में बनती हैं उसमें क्लासिकल म्यूजिक का बैकग्राउंड होता है, कुछ जी ना कुछ गाने ऐसे होते हैं जो क्लासिकल म्यूजिक पे बेस्ड होते हैं। तो आप लुक फॉरवर्ड करते हैं कि कभी मैं फिल्मों में भी कोई एक आध गाना जो क्लासिकल जिसका बैकग्राउंड हो, जिस जिस फिल्म में क्लासिकल म्यूजिक की कोई वैल्यू हो, वहां पे मैं एक दो गाने गाऊं और अपने जो गायक को प्रेजेंट करूं फिल्मों में भी। जी, मैं चाहूंगा अमित भाई, मैं अगर कोई मुझे अ, अच्छा एक कोई प्रोजेक्ट मिलेगा ऐसा कि जो जिसमें मैं अपनी स्पेशलिटी दिखाना मतलब पसंद करूंगा या दिखा सकता हूं, तो मैं जरूर उसमें गाना चाहूंगा कि जो मेरे टाइप का गाना हो। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी गाने लगूं कि उसके शौक में या उसके चाव में कि नहीं मैं फिल्म में गा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर गाऊँगा तो वो अपने मतलब मयार के हिसाब से गाऊँगा कि जो मैं खुद गा सकूँ उसमें, बिल्कुल। ऐसे गा पाऊँगा। सही बात। सही बात है। कभी आपने किसी परफॉर्मेंस के लिए, जो आपके स्टूडेंट भी होंगे उनकी परफॉर्मेंस के लिए कुछ, एक जैसे कि आप बतौर आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं और आप एक अपना सोलो परफॉर्मेंस देते हैं वोकल का, लेकिन बतौर गुरु आपने अब स्टूडेंट्स को बोला हुआ सीक्वेंस बनाने के लिए कि आप ये गाइए, आप ये गाइए, तो 3 घंटे का एक प्रोग्राम, तो उसमें आप कोई अप्रोच रखते हैं क्योंकि आपके स्टूडेंट भी कई डिफरेंट एज ग्रुप के होते होंगे, तो आप शायद आपने कभी जी, म्यूजिक को मैं पूरा गवा कोऑर्डिनेट। चुका हूँ। जी, मैं गवा चुका हूँ ऐसे। मैंने जी म्यूज़िक हाँ। सोसाइटी के मतलब माध्यम से एक ऑर्गेनाइज़ किया था कॉन्सर्ट, जो मैंने अपने स्टूडेंट का किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अब मैंने एक इस तरह का क्लासिकल वो बनाया था कि थोड़ा-सा उनको मतलब 5-6 लोग थे, उनको कहाँ से उठना है, उनको कहाँ पे बोल पकड़ना है, कितनी सरगमें कहनी है, क्या कहना है, किस तरह से, वो एक मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था पूरा। बेशक सर में है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आर्टिस्ट का एक अच्छा परफॉर्मर होना तो बहुत ज़रूरी है, एंटरटेन करना, लेकिन उसके साथ साथ उसका पर्सनालिटी भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। तो उसके बारे जी। में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि अ, आर्टिस्ट का जो है अपना जो किरदार है, उसका जो अखलाक होता है, वो बहुत झुकाव होना चाहिए उसमें, क्योंकि वो आपके काम में आता है। जैसे अमित भाई, मैं आपके सामने भी नहीं बोल पा रहा हूँ ये, मैं पीठ पीछे भी आपकी यही बोलूंगा। जैसे आपका नेचर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो आपके काम में झलकता है। जब आपका मैं तबला सुनता हूँ, तो वो जो आपके बोलों में मिठास होती है, जो आप जैसे मेरे से बात करते हैं, वो सेम मुझे तबले में सुनाई देता है। ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसा नहीं है कि मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ। मैं कई जगह ऐसा बोलता हूँ कि मेरे एक नए मतलब फ्रेंड बने हैं और भाई जैसे हो गए हैं वो मेरे, और मैं आपके बहुत क्लोज हो गया हूँ। तो बिल्कुल। मैं मतलब जब बोलता हूँ तो मैं उनसे बोलता हूँ कि उनका नेचर बहुत अच्छा है। बेशक ये आपका बहुत जबकि बड़प्पन है कि हम। जी जी जी। जी, जी, जी। जबकि मैं अभी तक आपके साथ में गाया नहीं हूँ या हमने अभी तक एकदम सामने स्टेज पर काम नहीं किया। जी जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे लेकिन हैं। जी जी। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, किसी से भी मेरी मुलाकात होती है और कुछ ऐसा ज़िक्र निकल आता है कि उनका बहुत अच्छा अखलाक है। मेन बात ये है कि अमित भाई, आई थिंक वो आप अगर हाँ म्यूट कर देंगे। ठीक है। जी, तो एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले इंसान ना इंसान बने। आर्टिस्ट को एक इंसान होना पहले बहुत ज़रूरी है। जब भी वो सामने वाले को इज़्ज़त दे पाएगा और इज़्ज़त ले पाएगा।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बड़ों को बड़ा नहीं समझते और बच्चों को बच्चा नहीं समझते। तो क्या होता है कि उनके काम में ना उसकी सख्ती है, वो सख्ती उनके काम में आती है ना? कि बातें बड़ी-बड़ी करते हैं और गाया नहीं जाता एक ताल में भी ठीक से, उसमें भी बेताले गिरते हैं। तो क्या होता है, और अपने आप को समझते हैं ऐसा कि जैसे उनको पद्मश्री उनको ही मिला हुआ है, या गाना बजाना सारा उन पे ही खत्म है या उनके ही लिए बना था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़ों को बड़ा समझना चाहिए और छोटों को छोटा, उसको उनको वैसे ही प्यार करना चाहिए। क्योंकि आपका काम जो है लोग बाद में सुनते हैं, पहले आपका नेचर देखते हैं, आपका बात करने का तरीका, बातचीत करने का तरीका या उठने बैठने का तरीका। उससे आप जाने जाते हैं कि यार वो इतना अच्छा आदमी है। अब देखिए आप, मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि किसी का काम भी कम होता है ना, और उसकी आदत और उस वो इंसान बहुत अच्छा हो, तो इंसान थोड़ा सा काम को भी ये बोल देता है कि नहीं यार लेकिन इंसान बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, काम तो ऊपर नीचे चलता है। और एक इंसान ऐसा होता है कि उसका काम बहुत अच्छा होता है लेकिन वो बातचीत की तमीज भी नहीं होती उसको, और किसी की इज्जत नहीं करता। तो आदमी ये सोचता है कि यार इसका काम होगा तो इसके लिए है, हमें क्या दे रहा है, हमारे से तो इज्जत से बोलेगा तो हम इज्जत करेंगे, है ना? अच्छा, ऐसे पहले के आर्टिस्ट होते थे ज्यादातर। तो सही बात है। आजकल क्या हो गया है कि हर आदमी ये सोच रहा है कि जैसे मेरे ही पे गाना बजाना खत्म है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सबसे खूबसूरत चीज है इंसान का अखलाक। अखलाक अगर अच्छा रहे, उसकी आदत अच्छी रहे, तो उसके काम में वो उसका अखलाक आता है, उसका नेचर आता है, और वो सॉफ्टनेस उसके काम में आती है। बिल्कुल मैं बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ 100% कि ये भी जी बहुत ज़रूरी है कि हम एक अच्छे इंसान बने और हमारी पर्सनालिटी में वो दिखे, हमारी गायकी में और जी हमारे जी जी, सही हमारे बात बोली। हमारे म्यूज़िक में वो दिखाई दे। बिल्कुल। तो मेरा ये सवाल था कि बहुत सारी फेमस जोड़ियां हुई, जैसे हुसैन ब्रदर हैं, सिंह बंधु हैं। तो आपको कौन सी ऐसी जोड़ी है जो बहुत इंस्पायर करती है, आप उनको बहुत बार बार सुनते हैं, और क्या कठिनाई होती है गाना कंपेयर टू सोलो परफॉर्म करने में? जी, वो जो जोड़ी में गाते हैं वो बहुत मुश्किल गाना होता है, और उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। उसकी उसको अंडरस्टैंड, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सबसे पहले। एक एक इंसान भी कम होता है, ऊपर नीचे होता है, तो वो थोड़ा सा फर्क अलग लगता है। तो अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो कोई ये ना कहे कि ये सही गाता है, ये थोड़ा कम गाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो उसकी जो मेंटेनेंस है वो बरकरार रखने के लिए बड़ा मुश्किल होता है, और ऐसे बहुत कम जोड़ी हुई हैं। मैं सुनता हूँ अक्सर सलामत अली खां साहब को, नजाकत अली खां साहब को, बहुत उम्दा जोड़ी है। फतेह अली खां साहब की, अमानत अली खां साहब की, पंडित राजन साजन मिश्रा जी, बहुत अच्छी जोड़ी है। तो वो उनका गाना बजाना वो बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है कि कोई कम है या कोई ज्यादा है, बिल्कुल एकदम अंडरस्टैंडिंग करके चलते हैं। वरना तो क्योंकि क्या होता है, जितना हमारा काम है हमें उतना ही करना चाहिए, है ना? वरना मैंने ऐसा भी देखा है बहुत सारे लोगों को कि छोटा भाई बहुत अच्छा गा रहा है और बड़ा भाई उससे हो नहीं रहा। जब लय ज्यादा होती है तो वहां घूम नहीं पा रहा हूँ, है ना? और बस मतलब ये तो एक ढेटाई हो गई कि हम बैठे हुए हैं बस जबरदस्ती स्टेज पर, वरना तो इससे फायदा क्या है ना? तो बेहतर है कि आप अपना गाओ और दूसरे को अपना गाने दो, है ना? आपकी जो खुद की जो पर्सनैलिटी है वो बरकरार रहेगी उसमें, और उनकी अपनी बरकरार रहेगी। वरना क्या होगा कि आप उसे भी नहीं गाने दे रहे, है ना? ऐसा हो जाता है फिर कि आप उसे भी नहीं गाने दे सही रहे जो बात अच्छा गाता है ना? तो बेहतर है आप इंडिविजुअल गाओ, और वो अपनी परफॉर्मेंस दो इंडिविजुअल, और वैसे ही गाओ जो जो निभ जाए, है ना? अब उससे ये अच्छा नहीं लगता कि आप कोई चीज करना चाह रहे हो और आपसे हो नहीं रही, है ना? तो आदमी को उतना ही, जैसे बुजुर्ग बोलते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए।
बिल्कुल, बिल्कुल। हम इस कॉन्वर्सेशन के करीब करीब आखिर में पहुंच चुके हैं। तो जब जी जी। आखिर पे बात आती है तो हम ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पे जब आप कॉन्सर्ट्स में गाते हैं तो किस तरह की बंदिशों से आप कंक्लूड करते हैं अपना रिसाइटल। तो उसके बारे में बताइए, आपका अप्रोच क्या होता है। और अप्रोच के बाद फिर आप थोड़ा सा गा के भी बताएं, अगर कोई आपकी फेवरेट बंदिश हो जिसको आप आम तौर पे बिल्कुल आखिर में सुनाते हैं। जी हाँ, मैं बताता हूँ आपको कि मैं जो आखिर में सुनाता हूँ, जैसे लोग ठुमरिया गाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ जो किराने घराने में बहुत ज्यादा जो है वो ख्याल गायकी गाई जाती है। ठुमरी स्टाइल नहीं गाया जाता है इतना ज्यादा। गाया है उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब ने, बहुत अच्छी अच्छी ठुमरियाँ गाई है। लेकिन जो हमारा जो मेन वो स्टाइल है वो ख्याल गायकी है। तो जो हम ठुमरी गाते हैं, अगर गाते भी हैं, तो वो ख्याल नुमा होती है, उसमें ख्याल की झलकी आती है, जो मैं आपको सुना देता हूँ अभी। एक बड़ी अच्छी ठुमरी है खमाज की, वो ख्याल नुमा ठुमरी है, मैं आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल। रग रगेले रसेले छबेले ब्रजना, रग रगेले रसेले छबेले ब्रजना, रग रगेले रसेले छबेले ब्रजना, रग रगेले रसेले छबेले ब्रजना। वो तो नैन की सैनित मारत बान, रग रगेले रसेले छबेले ब्रजना, रग रगेले रसेले छबेले ब्रजना। वो तो नैन की सैनित मारत बान, रग रगेले रसेले छबेले ब्रजना। जी, गाने वालों के लिए एक प्रोनाउंसिएशन भी बहुत जरूरी है कि वो उनका जो अल्फाज कहने का अंदाज है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और उनका जो वजन है, जो बोलों का वजन है, जो लय के साथ होता है, वो बहुत कम लोगों में मिलता है। आप देखिए कैसे रग रगेले रसेले छबेले ब्रजना, वो तो नैन की सैनित मारत बान, वो तो नैन की सैनित मारत बान, रग रगेले रसेले छबेले ब्रजना, रग रगेले रसेले छबेले ब्रजना। रग रगेले रसेले छबेले ब्रजना, वो तो नैन की सैनित मारत बान, वो तो नैन की सैनित मारत बान, रग रगेले रसेले छबेले ब्रजना। अभी इसका अंदाज देखिएगा जरा। झूम झाम जी गग चलत चाल, झूम झाम गग चलत चाल, दुर्गा लोचन गल मोतियन माला, वो तो देखी शोभा कैसे बनी जैसे हीरे की खान, रग रगेले रसेले छबेले ब्रजना। ये बोलो का अंदाज, मतलब अल्फाज कहने का, और वो लय के साथ, लय के साथ आना चाहिए, उसका वजन। झूम झाम गग चलत चाल, झूम झाम गग चलत चाल, दुर्गा लोचन गल मोतियन माला, वो तो देखी शोभा
कैसे बनी जैसे हीरे की खान, रग रंगीले रसीली छबीली ब्रजना, रग रंगीली रसीली छबीली ब्रजना। वो तो नैना की सैनी समरत बान, रग रंगीली रसीली छबीली ब्रजना। ये एक अंदाज है, तो ये बहुत खूबसूरत है और ये ख्याल नुमा अंदाज है। वाह वाह, ये बहुत सुन के बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि बस चलता ही रहे। पर चूंकि हम बिल्कुल इस कॉन्वर्सेशन के आखिर में पहुंच चुके हैं, तो हम ऑब्वियसली आपको पूरा डिटेल में सुनेंगे एक नए जी जरूर कार्यक्रम ये के मेरी नए खुशनसीबी कार्यक्रम होगी कि मैं आपके साथ कुछ ना कुछ आगे करूं और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप बिल्कुल आपने इतना इतना सपोर्ट किया है और इतना सब कुछ इतना इनवाइट किया है यहाँ पर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए इस कॉन्वर्सेशन में। एंड मैं बिफोर आई कंक्लूड, आई मस्ट से द लिसनर्स, द व्यूअर्स ऑन सोशल मीडिया, दैट वी वर टॉकिंग टू Mohsin Ali Khan, who is one of the, at least in my, whomsoever I have heard so far, he is one of the finest exponent, I would tell it again and again, थैंक यू सो of मच। Indian और classical music. मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे तबला प्लेयर हो, और ऐसे लोग जैसे आप हैं वो बहुत कम होते हैं। मैं अपना अपना लक समझता हूँ कि आप मेरे से जुड़े और हम लोग साथ में कुछ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, वी विल कंटिन्यू टू कोलैबोरेट। हम फिर ऐसे ही जुड़ेंगे और जब ये पैंडेमिक का दौर खत्म होगा तो हम शायद हो सकता है कि स्टेज पे साथ में हो और जी जरूर। इट विल बी रियली प्लेजर फॉर मी टू परफॉर्म विथ यू। बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम सबसे इजाजत लेंगे, लिसनर से भी, और आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मोहसिन अली खान साहब। नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।